नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के आजमगढ़ जिले से। इसी आजमगढ़ जिले में एक गांव होता है। उसी गांव में एक लड़का रहता था, सोनू, जो कि हलवाई का काम करता था। शाम के समय अपनी एक छोटी सी दुकान में जलेबियां बेचा करता था। जलेबी बेचकर वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। उसके घर का गुजारा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। लेकिन सोनू के पास अपनी जो है 2 एकड़ जमीन भी होती है। ये 2 एकड़ जमीन सड़क के किनारे पर लगी होती है, जिसके कारण इस 2 एकड़ जमीन के दाम आसमान को छूने लग जाते हैं। और इसकी जमीन गांव के एक सरपंच होता है, जिसका नाम रंगा सिंह होता है। रंगा सिंह के खेतों के पास भी लगी होती है, उसकी मेड़ के बराबर से होती है। और इस तरीके से सोनू अपनी दुकान में जलेबी बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था, जिसके कारण इसके घर का गुजारा बहुत अच्छी तरीके से हो जाया करता था। लेकिन रंगा सिंह जो होता है वो किसी भी प्रकार से जो है इसी इसकी जो पत्नी होती है रूबी, और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम अरविंद होता है। अरविंद की लगभग उम्र 18 साल के आसपास की होती है। वह कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहा होता है। और इसी तरीके से पूरा परिवार खुश होता है। लेकिन इस परिवार को नहीं पता होता है कि हमारी खुशियों को न जाने किसका ग्रहण लग गया है। अब दोस्तों, इस परिवार का गुजर बसर तो हो रहा होता है, लेकिन पूरा परिवार भविष्य में ये बात नहीं जानता था कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। एक शाम ऐसी भी आ जाती है जिसमें सोनू अपनी दुकान पर बैठकर जलेबियां बेच रहा होता है। तभी उसी गांव का एक जो सरपंच होता है, रंगा सिंह, उसकी दुकान पर आता है और अब सोनू को कहता है कि मुझे जो है 4-5 किलो जलेबियां चाहिए। और इस तरीके से सोनू इसका बहुत सम्मान करता है, कहता है आओ साहब बैठो। वहां पर रंगा सिंह सरपंच के लिए जो है 5 किलो जलेबियां जो है बहुत जल्दी जल्दी से तैयार कर देता है। और जलेबियां लेने के बाद रंगा सिंह उसको पैसे देता है। और पैसे देने के बाद अब गांव का सरपंच रंगा सिंह इस सोनू को कहने लगता है कि भाई सोनू, तुम्हारे पास जो 2 एकड़ जमीन वहां पर जमीन जो है सड़क के किनारे है, वो मुझे बेच दो, क्योंकि वो जमीन मेरे खेतों के पास लगती है। और सोनू अभी सरपंच को कहने लगता है कि सरपंच साहब, हमारे पास वही पुश्तैनी जमीन है, मैं आपको कैसे बेच दूं, वो मेरे दादा ने मुझे दी है और मैं अपने बच्चों को दे जाऊंगा। अब दोस्तों, इस जमीन को जो है काफी ज्यादा जो विवाद सुनने में आता है, तो इन बातों का जो गुस्सा है वो लोग करने लगते हैं कि आखिर ये हमें जमीन क्यों नहीं देख रहा, ये तो बहुत छोटा आदमी है और हमारी बात नहीं मान रहा। इस बात का खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की सोनू को जो है वार्निंग दी जाती है। उसको बातों ही बातों में कहने लगता है सरपंच साहब, वो जमीन मैं कभी भी नहीं बेचने वाला हूँ। और इस तरीके से अब ये गांव का जो सरपंच होता है इससे जो है रंजिश मान लेता है। जाते जाते इसको धमकी देता है और कहने लगता है कि तेरी जमीन एक दिन जो है मेरी होगी और मेरा ही उस पर कब्जा होगा, और मेरे जो मेड़ है उसके बराबर से है, ये देख लेना। इस तरीके से वहां से जो रंगा सिंह सरपंच होता है वो चला जाता है। लेकिन जो सोनू होता है इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता है, वो इस बात को दिल पर नहीं लेता है। और इस तरीके से लगभग जो है 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद जो है 15 जून 2025 का दिन आ जाता है, और शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास गांव का सरपंच रंगा सिंह सोनू के पास फोन कॉल करता है। उसको कहता है कि 2 महीने पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी सोनू भाई, यार मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी दुकान पर आकर ना जाने क्या खरी खोटी सुनाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके लिए तुमसे तमाम माफी मांगता हूँ। लेकिन सोनू आगे से कहने लगता है कि सरपंच साहब, आप उम्र में बड़े हो, पैसे में बड़े हो, आप अमीर आदमी हो और तुम रुतबे में भी हमसे बड़े हो, कोई बात नहीं है। ये छोटी मोटी बातें तो आखिर होती रहती हैं। और इसी बात को जो है सोनू होता है वो दिल पर नहीं लेता है। लेकिन बदले में रंगा सिंह फोन पर उसको कहने लगता है कि आज मैंने अपने खेत में ट्वेल्व पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें मेरे खेत पर जरूर आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है और पूरी तरीके से तुम मेरे साथ जो है दुश्मनी करते हो। इस तरीके से अब सोनू अपनी पत्नी रूबी को कहने लगता है कि मुझे गांव के सरपंच रंगा सिंह ने अपने खेत में बुलाया था। वहां पर उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, और जो झगड़ा हमारे बीच हुआ था वो उसको जो है कह रहा था कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे के बाद मैं लौट कर आ जाऊंगा। इस तरीके से ये दो चार बातें कहकर सोनू वह खेत में पहुंच जाता है, जहां पर रंगा सिंह अपने जो है दोस्तों के साथ बैठा था, जिनके नाम भोला भोला होता है और ईश्वर होता है, और एक का नाम प्रदीप होता है और एक का नाम राजेंद्र होता है। इनके साथ बैठकर वहां पर अच्छी खासी शराब चल रही होती है। सोनू वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद रंगा सिंह सरपंच सोनू को कहने लगता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, मुझे बहुत खुशी है और मैं खुशी में ये पार्टी दे रखी है हमने, अच्छी खासी पार्टी भी रखी है, और तुम्हें हमारे साथ बैठकर शराब पीनी पड़ेगी, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है। और इस तरीके से सोनू उन चारों की बातों में आ जाता है। लेकिन सोनू को नहीं पता होता है कि आज उसके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला था। सोनू को भी अच्छी खासी शराब पिलाई जाती है। उसको इतनी ज्यादा शराब पिलाई जाती है कि जिसके कारण उसको इतना गहरा नशा हो जाता है कि वह सोनू वहां पर ठीक से जो है खड़ा नहीं हो सकता था और ना ही हिल डुल सकता था। अब वो अचेत हो जाता है दोस्तों, और जैसे ही खड़ा होता था वहां पर गिर जाता था।
देखते ही देखते इसके बाद रंगा सिंह के तीनों दोस्त और साथ में रंगा सिंह सरपंच अब इस सोनू का गला दबाकर वहीं पर इसकी हत्या कर देते हैं मौके का फायदा उठाकर। और इस कांड को अंजाम देने के बाद ये तुरंत जो है 1 घंटे के बाद गाँव में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के जो है 11 बजे बज चुके होते हैं, दूसरी तरफ जो सोनू की पत्नी रूबी और उसका जो बेटा अरविंद होता है, वो सो कहता है कि मम्मी आखिर पिताजी आए नहीं, आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर रात के जो है 12 बज जाते हैं। जो सोनू होता है वह अपने घर पर नहीं लौटता है, लेकिन रूबी परेशान हो जाती है, साथ में उसका बेटा ही परेशान हो जाता है। कहने लगता है कि माँ अभी बाबूजी आए नहीं, आखिर कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। अब दोस्तों जो अरविंद वो अपनी माँ को कहने लगता है कि माँ कुछ कहीं काम तो नहीं होगा। तो वो उसकी माँ कहती है कि बेटा उनका फ़ोन तो लगाओ। दोस्तों फ़ोन उनका स्विच ऑफ जा रहा होता है। और इस तरीके से अरविंद और रूबी जो है वहाँ पर जो है बैठे-बैठे उन्हें दोस्तों रात काफ़ी हो जाती है, गहरी नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, तो सुबह के समय गाँव के खेत का जो एक किसान होता है जिसका नाम जो है देवेंद्र सिंह होता है, वो अपने खेत में जाता है। और जैसे ही खेत अब सोनू के खेत के पास लगे होते हैं, उसके खेत भी वह जो देवेंद्र देखता है कि वहाँ खेत के अंदर उस सोनू की लाश पड़ी हुई थी। अब ये देखकर देवेंद्र को काफ़ी ज़्यादा पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वो लड़खड़ा जाता है, डर जाता है। वह वहाँ पर चिल्ला-चिल्लाकर, शोर मचाकर आस-पास के किसानों को इकट्ठा कर लेता है। वहाँ पर उनको इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद रूबी के पास फ़ोन कॉल किया जाता है कि तुम्हारे पति जो सोनू थे हलवाई, जो तुम्हारे पति हैं, उनकी लाश जो है खेत में पड़ी हुई है। रूबी और उसका बड़ा बेटा जो अरविंद होता है, दोनों खेत में पहुँच जाते हैं, लेकिन रूबी गाँव के लोगों को कहने लगती है कि शाम के समय रंगा सिंह सरपंच ने इनको बुलाया था और उसी ने इनको मारकर यहाँ पर फेंक दिया है। गाँव वाले जो है इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, जिसके बाद रूबी पुलिस का सहारा लेती है। वो अपने बेटे अरविंद से कहती है कि बेटा हमारी ऐसे कोई नहीं सुनने वाला है और हम पुलिस स्टेशन में चलते हैं, वहाँ हमारी ज़रूर सुनी जाएगी। अब रंगा सिंह सरपंच का नाम ले लिया जाता है, तो दोस्तों चीख-चीख कर रूबी पुलिस वालों को बताती है कि मेरे पति को गाँव के सरपंच रंगा सिंह ने मरवाया है। लेकिन पुलिस वाले जानते थे कि गाँव का जो सरपंच रंगा सिंह है, दोस्तों बहुत अमीर आदमी है, दौलत वाला आदमी है, एक अमीर व्यक्ति है और गाँव का सबसे बड़ा जमींदार भी है। इस बात से पुलिस वाले सहमत नहीं होते हैं। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति ने काफ़ी शराब पी थी और शराब के कारण ही उसकी मौत हुई है। दोस्तों आखिर उस सोनू को जो है इस तरह कहा जाता है कि तुम्हारा पति जो है शराबी था, इस तरीके से उसकी मौत हो गई और वो अपना पलड़ा झाड़ लेती है। इसके बाद रूबी और अरविंद दोनों ही पुलिस स्टेशन से खाली हाथ लौट आते हैं और इसके बाद सोनू का देह संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद 20 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है और गांव का सरपंच रंगा सिंह रूबी के घर पर आता है और रूबी को कहने लगता है कि तुम्हारे पति सोनू ने मुझसे जो है 2 लाख रुपए कर्ज लिया था जब ये दुकान खोली थी। तो अब वो कर्ज जल्दी से लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। वहां पर अरविंद भी खड़ा होता है। अरविंद काफी ज्यादा समझदार हो गया होता है। अरविंद ये सारी बातों को सुन रहा होता है। दूसरी तरफ जो गांव का सरपंच रंगा सिंह होता है, वो अब इस रूबी पर गलत नजरें भी डालना शुरू कर देता है, यानी उसकी नजर में खोट आ जाती है। रंगा सिंह जाते जाते इस रूबी को धमकी देता है कि 2 दिन का वक्त तुम्हारे पास है। जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजर जाएगा, वह तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब जो 2 लाख रुपए मैंने दिए थे वो बढ़कर जो है 2 लाख ब्याज के 4 लाख रुपए लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। दोस्तों तीसरा दिन आता है। फिर गांव का सरपंच रंगा सिंह अपने उन 3 दोस्तों को साथ में लेता है और एक साथ में 2 ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचने के बाद रूबी की खड़ी फसल पर जो है ट्रैक्टर चलवा दिया जाता है। उसकी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। जब तक रूबी रूबी का जो बेटा अरविंद खेत में पहुंचते हैं, तब तक सोनू और रूबी की पूरी खड़ी फसल दोस्तों बर्बाद कर दी जाती है। अब जैसे ही रूबी की पूरी जमीन को बर्बाद कर दिया जाता है, तो रूबी अब रंगा सिंह को वहां पर जो है गालियां देना शुरू कर देती है। रंगा सिंह को वो अपने दिल की जो गालियां आ रही थी उसको देना शुरू कर देती है। अब रंगा सिंह सरपंच जब इसके पास आता है, उसको कहने लगता है कि आज तो मैंने तुम्हारी खड़ी फसल को बर्बाद किया है और कल इसके बाद इस जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन रूबी महापुरुष को कहने लगती है कि मेरे पति ने तुमसे जो है 2 लाख रुपए कभी भी कर्जा नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पति जो है मुझसे कोई बात नहीं छिपाते थे। जब भी किसी से पैसे लेते थे वो मुझे जरूर बताते थे। तुम ये बात झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मेरे पति को यहाँ पर शराब पिलाकर मार रहा है और यहीं दफन कर दिया। जैसे ये बात कही जाती है, तो फिर रंगा सिंह सरपंच को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आते ही वह रूबी को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और उसके जो बाल पकड़ लेता है, इसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। अब रंगा सिंह उसको कहने लगता है कि अभी तो मैंने तुम्हारी जमीन पर कब्जा ही किया है, कल तुम्हारे शरीर पे भी मेरा कब्जा होगा, मेरा राज होगा। ये बात मैं तुझसे डंके की चोट पर कह रहा हूँ। दोस्तों वहां पर उसका बेटा जो अरविंद होता है, वो वहां पर खड़ा हुआ होता है। उसकी उम्र 18 साल की होती है। इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब जैसे ही रंगा सिंह के द्वारा ये सारी बातें कही जाती हैं, तो अरविंद को ये बात अच्छी नहीं लगती है। उसके खून में उबाल आ जाता है, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। अरविंद इधर उधर देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आता है।
पास में एक छोटी सी जो है कस्सी पड़ी होती है। अरविंद उस कस्सी को उठाता है और देखते ही देखते गांव के सरपंच रंगा सिंह की गर्दन पर मार देता है। जैसे ही उसके गर्दन पर कस्सी मारी जाती है तो वो दोस्तों जिसके कारण रंगा सिंह तुरंत जो है जमीन पर गिर जाता है। और इसके बाद सरपंच के तीनों दोस्त अपने ट्रैक्टरों से नीचे उतर कर आते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद रूबी पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उसका लड़का होता है अरविंद, वो जवान होता है, काफी ताकतवर नौजवान लड़का होता है। अरविंद देखते ही देखते कस्सी के द्वारा इन तीनों का भी वही हाल करता है जो कि सरपंच रंगा सिंह का करता है। उसने गांव के सरपंच रंगा सिंह का किया, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर ये लड़का अरविंद इन तीनों को भी यहाँ से ये ऐसी तरीके से जान से मार देता है। और ये सारा काम करने के बाद रूबी अपने बेटे अरविंद को लेकर एक नजदीकी पुलिस थाने में पहुंच जाती है। वो अपने बेटे को लेकर वहां पर सरेंडर कर देती है। वहां पर जाने के बाद कहने लगती है कि मैंने सरपंच और सरपंच के 3 दोस्तों का कत्ल कर दिया है, सारे इल्जाम अपने सर पर ले लेती है। लेकिन अरविंद वहां पर चीख चीख कर कहने लगता है कि मेरी माँ ने किसी को नहीं मारा है, मेरी माँ बेकसूर है, हालांकि मैंने ही उन चारों का कत्ल किया है और इनकी लाश खेत में पड़ी हुई है। और जैसे ही अरविंद के द्वारा ये बातें कही जाती हैं तो अरविंद वहां पर कस्सी लेकर भी पहुंचता पहुंचता है। वो कस्सी खून से लथपथ होती है। पुलिस वाले जैसे ही उस खून से लथपथ कस्सी को देखते हैं तो दोस्तों बड़े असहज में पड़ जाते हैं, बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदाजा लगा लिया जाता है कि जिस लड़के ने जरूर कांड कर दिया होगा। इसके बाद पुलिस जैसे ही खेतों में पहुंचती है तो वहां पर इस तरीके का कांड किया गया था, जिसको देखने के बाद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक 18 साल का लड़का इस कांड को इतनी बुरी तरीके से कैसे कर सकता है। इसके बाद उन चारों की लाशों को बरामद कर ली जाती हैं और पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया जाता है। और जैसे ही रूबी और उसका जो बड़ा बेटा अरविंद होता है इस पूरा घटनाक्रम का दोषी पाया जाता है तो उनको जो है गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। ये बात भविष्य के गर्भ में तय होने वाली है कि जज साहब अरविंद को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अरविंद ने अपने माता पिता के लिए जो किया था वह सही था या गलत था, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, ना ही किसी का दिल दुखाना था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि दोस्तों आप अपने परिवार को जागरूक रखें और अपने परिवार की रक्षा करें। मिलते हैं फिर किसी सच्चे और नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।